जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 6 हिस्ट्री के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हमारा अगला चैप्टर है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब आपको जनपद फिर महाजनपद इनके बारे में आपको आज से 2500 साल पहले या फिर 500 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिली थी। अब आपको उसी क्रम में जो मगध जो मौर्य साम्राज्य है जो आगे बढ़ गया था मगध का, उसी के बारे में बताया जा रहा है। और अशोक उसी साम्राज्य के राजाओं में से एक था। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ाने में पहले उनके जो पीडीएफ हैं वो रीड करके सुनाते हैं और फिर आपको लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। अंत में आपको एमसीक्यू भी करवाए जाते हैं और फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप उन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं ताकि आपको चैप्टर की पूरे विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। तो अपना जब हम पीडीएफ रीड करते हैं तो अपना ध्यान पूरी तरह चैप्टर पर केंद्रित रखें ताकि आपको उसकी विषय वस्तु आप उस जैसे जैसे हम पढ़ते हैं आपको लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी स्टोरी अपने माइंड में बनाने की कोशिश करें ताकि आपको वो स्टोरी रूप में उसके फैक्ट कॉन्सेप्ट और स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। तो इसी क्रम में आज हम चैप्टर शुरू करते हैं। जय 500 ईसा पूर्व यानी आज से 2500 साल पहले या फिर 2500 साल पहले से लेकर या 500 ईसा पूर्व से लेकर आपको 2300 या 2000 तक की विषय वस्तु आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। तो शुरू करते हैं इसी क्रम में चैप्टर। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य है, ठीक है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हम जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सारनाथ जहाँ पर बुद्ध ने वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था और वहीं पर सारनाथ स्तूप स्थित है। तो वहीं पर जो पत्थरों से बनाकर शेर लगाए गए थे, ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, सेम डिटो इसी तरह के। इसके पहले कि हम जो है जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो अब देखो, पहले राज्य था, फिर हम उन्हीं के राज्य को साम्राज्य कहते हैं, मतलब उसका विस्तार हुआ, ठीक है, उसका फैलाव हुआ, इसलिए हम उसे साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो 2300 साल पहले मतलब 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, जो कि अशोक के दादा थे, इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चाणक्य जहाँ कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, ठीक है। चाणक्य जहाँ पर कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिन्होंने अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी साम्राज्य स्थापित करने में। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य यानी कौटिल्य के हमें कई विचार उसकी जो पुस्तक है, उसके द्वारा जो रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब वंश क्या होता है, ठीक है, आपके वंश की परिभाषा बताई जा रही है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राज्य हुए। प्रथम जो मौर्य जो वंश था, इसमें प्रथम जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके बाद उनका बेटा बिंदुसार मौर्य है और उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक था, ठीक है। आगे चलते हैं इस क्रम में। अब देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। आपको मौर्य साम्राज्य की विषय वस्तु समझाई जा रही है कि मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में काले बिंदु से दिखाया गया है, हम आपको आगे दिखाएंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। आपको पता है कि पाटलिपुत्र जो थी वह मगध के आसपास स्थित थी, जय गंगा नदी के आसपास, और उज्जैन था जय हमारा मध्य भारत जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ स्थित थी, और तक्षशिला आपको पता ही है कि आधुनिक
पाकिस्तान में स्थित थी। तक्षशिला उत्तर-पश्चिम अब ये कौन-कौन से मार्गों का नेतृत्व करते थे? तो जो तक्षशिला नगर था, तक्षशिला उत्तर-पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने-जाने का मार्ग था, ठीक है? दूसरी तरफ जो उज्जैन था, यह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, ठीक है? शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार आदि रहा करते थे। तो आपको 3 नगर बता दिए गए। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। फिर उन मौर्य साम्राज्य के आपको प्रमुख नगर बताए गए हैं, जिनमें पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला है। फिर आपको बताया गया है कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और जो तक्षशिला 3 नगर हैं मौर्य साम्राज्य के प्रमुख, यह कौन-कौन से मार्गों का नेतृत्व करते हैं। फिर आपको बताया गया है कि इन नगरों में कौन रहते थे। तो इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार आदि रहते थे। आगे चलते हैं। इधर साइड में लिखा हुआ है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है, जो कि हमने अभी नीचे मानचित्र देखेंगे। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, यानी जहाँ जहाँ पर आपको लाल डॉट दिखाई देंगे वहाँ अशोक के शिलालेख लगाए गए थे। और ये मौर्य साम्राज्य जहाँ अशोक के साम्राज्य के अधीन थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो आप बता सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ठीक है। भारत के कौन-कौन से राज्य में मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो भारत के कौन-कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। तो आप नीचे देखिए, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। ये क्या थे? ये जो 7 सिस्टर हम जिसे कहते हैं, हमारा पूर्वोत्तर भारत, ये पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य के बाहर था। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। तो जो नगर थे वो मेन रूप से 3 ही थे, जो आपको बता दिए गए। एक पाटलिपुत्र था, दूसरा उज्जैन था और तीसरा हमारा तक्षशिला था। लेकिन बहुत सारे गांव थे, वहां पर किसान और पशुपालक रहते थे। वो साम्राज्य के बहुत बड़े भाग में जो क्षेत्र में फैले हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, ठीक है। तो आपको मौर्य साम्राज्य का जो मध्य भारत का हिस्सा बताया गया वो ज्यादातर किससे भरा हुआ था? जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो वहां पर वही खाद्य संग्रह जैसी पहले जो स्थिति थी वही स्थिति थी जहाँ पर भी। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, देख लीजिए आप, जो ब्लैक बिंदु में दिखाए गए हैं वो हमारे क्या हैं, वो प्रमुख नगर हैं मौर्य साम्राज्य के। ये देख लीजिए, ये पाटलिपुत्र है, गंगा नदी के किनारे ही पड़ता है दक्षिणी हिस्से में। और ये हमारा उज्जैन है, जो चंबल नदी के उद्गम स्थल के पास पड़ता है, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये तक्षशिला है, जो आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो ये लाल लाल बिंदु है, यहाँ पर क्या मिले हैं? जहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो ये पूरे साम्राज्य में जहाँ इतने इतने क्षेत्र में क्या थे, मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं। अब क्या थे कि मौर्य साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मतलब जो हमारे जो प्राचीन साम्राज्य थे, जैसे आज आधुनिक भारत में इतनी ज़्यादा विविधता है, तो यह विविधता एकदम से नहीं आएगी। यह विविधता प्राचीन समय से चली आ रही है। लगभग 2500 यानी लगभग 2300 साल पहले भी, 300 ईसा पूर्व भी हमारे साम्राज्य हमारे उपमहाद्वीप में बहुत विविधता थी। तो यह बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी और अलग अलग क्षेत्रों में शायद अलग अलग भोजन खाया जाता था और अलग अलग ही पोशाकें पहनी जाती थी। आगे है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। अब जो राज्य था वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। अब जो राज्य है वो छोटा होता है और जो साम्राज्य होता है वो बड़ा होता है, यानी साम्राज्य का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल से ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। जो साम्राज्य के सम्राट होते हैं उन्हें राज्य के राजाओं की तुलना से ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र होता है साम्राज्य का वो बहुत
बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। आगे है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। अब जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतने ज़्यादा लोग होंगे, उतने दूर-दूर तक गाँव फैले होंगे। अब इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे सहायकों की यानी बड़े अधिकारियों की भी ज़रूरत होगी। तो इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों से कर इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की भी सम्राट को नियुक्ति करनी पड़ती थी। आगे चलते हैं। अब जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, इसका प्रशासन कैसे चलता था? तो अब आपको जहाँ पर इसके प्रशासन के बारे में बताया जाएगा। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब जैसे आधुनिक है, आधुनिक कैसे है भी अब केंद्र शासित प्रदेशों में भारत विभाजित है, राज्यों में भारत विभाजित है और एक हमारी राजधानी है। ऐसे ही तब था, तब भी पाटलिपुत्र मेन राजधानी होती थी, उस पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था, जैसे कि आज भी है। लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसी तरह जो अलग-अलग जैसे आप मान लीजिए जैसे आज भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? तो वहाँ पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। उसी प्रकार क्या था मौर्य साम्राज्य में भी अशोक क्या था हमारी अशोक सरकार थी, अशोक की सरकार थी, जिसमें वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है। और आप केंद्र शासित प्रदेश मान लो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, जी मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश थे और जहाँ पर राजाओं के पुत्र थे, ठीक है, अशोक के बेटे आदि को नियुक्त किया जाता था वहाँ गवर्नर या राज्यपाल के रूप में, ठीक है। और जो बाकी होते थे हिस्से उसे प्रांतों में बांट दिया जाता था और वहाँ पर अपने कुछ अधिकारियों को वहाँ थोड़े कम नियंत्रण के साथ जैसे कि खुद का जैसे आज राज्य अपना शासन खुद ही चलाते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, ठीक है। ऐसे तब था उन पर अलग-अलग प्रांतों पर अशोक का नियंत्रण तो था, लेकिन वह कुछ हद तक अपना शासन खुद भी चलाते थे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आधुनिक है वैसे ही तब साम्राज्य का प्रशासन चलता था। तो इस तरह आपको अपने माइंड में कहानी बनाते हुए चलना है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इन इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। यदि राजा ने आदेश दिया कि आपको इतना कर इस चीज पर देना है और आप नहीं दे रहे हैं, तो अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, ठीक है। जो संदेशवाहक होते थे, जो संदेश फैलाने वाले होते थे, वो क्या करते थे, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे, ठीक है। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वशिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और उसके अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग तरह से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र में जितने भी उनके व्यापारी, किसान, पशुपालक, शिल्पकार आदि रहते थे, उनसे सम्राट द्वारा नियुक्त जो उनके अधिकारी थे, उनके द्वारा प्रत्यक्ष कर वसूला जाता था और कर न वसूलने पर वो पाटलिपुत्र के नागरिकों को सजा भी दी जाती थी। और जो संदेशवाहक होते थे वो जगह-जगह घूमते रहते होते थे और जो राजा के जो जासूस होते थे वो सभी अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे, ठीक है। और सबसे ऊपर स्थान किसका होता था, सबसे ऊपर स्थान अशोक यानी सम्राट या फिर राजा का होता था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र जहाँ प्रांत थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इन पर तक्षशिला जहाँ उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ठीक है। ठीक है, मतलब अब पाटलिपुत्र से अब उज्जैन तक तो हो नहीं सकता है नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण, तो इसलिए वो क्या करते थे, उज्जैन को अपनी छोटी राजधानी मान लेते थे दूसरी, और वहां से उज्जैन के आसपास के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। मतलब कुछ तो आप मान लीजिए प्रांतीय इनका शासन था, ठीक है। और कुछ हद तक जो पाटलिपुत्र राजधानी थी मेन, वहां से भी इन पर नियंत्रण रखा जाता था।
था और अक्सर राजकुमारों को जहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बना दिया जाता था, मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, मतलब स्थानीय स्वशासन था जैसे कि आधुनिक राज्यों में है, लेकिन ये अंडर किसके होते थे, तो जो है केंद्र सरकार के भीतर होते थे, यानी सम्राट के भीतर होते थे। ठीक है, अब आके प्रादेशिक केंद्र मान लीजिए। ठीक है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। जो प्रादेशिक केंद्र होते थे वहां पर बहुत बड़ा क्षेत्र था। इनके इलाकों में वो शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब इतने बड़े साम्राज्य पर इतना कड़ा नियंत्रण रखना मुश्किल था, तो इसलिए जो बड़े बड़े प्रादेशिक क्षेत्र थे उन पर वो ढीला ढाला ही नियंत्रण रखते थे, मतलब उनके मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, शासक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। अब देखो, पूरे साम्राज्य में राजाओं की सेनाओं को या अधिकारियों को कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए पूरे उपमहाद्वीप पर उनका नियंत्रण तो होना ही चाहिए ना। जहां पर वह प्रत्यक्ष नियंत्रण कर सकते हैं वहां तक उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। पाटलिपुत्र उसके आसपास किया और उज्जैन, तक्षशिला आदि राजधानियां बनाकर वहां भी आसपास किया। प्रांतों पर भी काफी हद तक किया, लेकिन वहां लगभग उनकी स्थानीय परंपराओं को ही माना जाता था, लेकिन अप्रत्यक्ष लगभग मान लीजिए कुछ हद तक उनका केंद्र का नियंत्रण होता था। लेकिन जो केंद्र शासित जो जो प्रादेशिक केंद्र के क्षेत्र होते थे वह बहुत बड़ा इलाका होता था, इसलिए उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए जो राजा के अधिकारी होते थे या फिर सम्राट के अधिकारी होते थे वो सिर्फ क्या करते थे, उनके मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे। ठीक है, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, यहाँ तक कि यही कहानी आगे है। जहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते उसे इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो जहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है वहां पर तो लगभग प्रत्यक्ष कर वो वसूल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है ही नहीं है वहां से कैसे करेंगे, तो इसलिए उनसे नजराने के रूप में यानी अस्थायी रूप से ही चीजें जो भी संसाधन उन्हें मिलते थे वो लेते थे। आगे आपको नजराने की परिभाषा बताएगी है, नजराना क्या होता था। ठीक है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इच्छा दे देते थे। यानी नजराना लेने के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता था, यानी लेकिन जो कर है, कर हर नागरिक को देना पड़ता था। हर नागरिक का यह कर्तव्य था कि वह जो कर है वह अदा करें। लेकिन नजराना जो व्यक्ति जो स्वेच्छा से देना चाहते थे उन्हीं को देने के लिए कहा जाता था, उन पर दबाव किसी भी तरह का नहीं बनाया जाता था। तो आपको इसकी परिभाषा समझ आएगी, नजराना और कर में अंतर क्या है ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं राजधानी में सम्राट। तो आपको जी ये भी पढ़ लेते हैं, चलो। मैगसथनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मैगसथनीज। ठीक है, मैगसथनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। ठीक है, अब उसने उस साम्राज्य के बारे में जो कुछ देखा उसने उसका विवरण लिखा है। ठीक है, जहां हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, तो ठीक है हम भी पढ़ते हैं कि वहां का साम्राज्य कैसा था। आज से 2300 साल पहले हमारे भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, जहाँ पर उत्तरी जो हमारा भारत था वहां पर शासन कैसा था, इसका जो विवरण हमें दिया है वो मैगसथनीज ने दिया। तो पढ़ते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। ठीक है, चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी जो हमारा राजा होता था, जहाँ फिर सम्राट होता था, उसे पूरी तरह बॉडी बिल्डरों की जरूरत होती थी।
ठीक है, यही इस पैराग्राफ में बताया गया। आगे चलते हैं। और पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र यानी उनकी जो राजधानी थी उनके बारे में बताया जा रहा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था। ठीक है, जो नगर है यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। जो प्राचीर मान यानी विशाल दीवार से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज हैं। यानी बुर्ज जो होते हैं वो दीवार पर मेन बनाए जाते हैं आदमी के खड़ने के लिए, ताकि वो दूसरे क्षेत्रों पर निगाह रख सके। और 64 द्वार है, इस द्वार के 64 द्वार हैं। ठीक है, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। जहाँ पर 2 और 3 मंजिल ही घर हैं और वो किससे बने हुए हैं? लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने, पक्की ईंटों से नहीं बने हैं। जबकि मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ से बना है, काठ मतलब लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बड़े बसेरों से घिरा है। यानी चारों तरफ क्या है, इसके राजा के महल के चारों तरफ क्या है, बहुत सारी क्या है, हरियाली है। ठीक है, तो आपको पाटलिपुत्र का विवरण दिया गया है और सम्राट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकरों से खाने को क्यों चढ़ते थे? क्योंकि राजा को जो है हमेशा भय बना रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। ठीक है, इसलिए या फिर उन्हें खाने में जहर देने की कोशिश ना करे, इसलिए जो उसका खास नौकर होता था राजा के खाना खाने से पहले उस खाने को चखता था। ठीक है, पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? तो जो पाटलिपुत्र में थे वो मकान 2 मंजिला, जहाँ 2 मंजिला होते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में 3-3 मंजिला भी होते थे। पाटलिपुत्र में जो पूरी राजधानी है वो एक ही दीवार से या प्राचीर से घिरी हुई है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था वह 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, और दोनों अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। ठीक है, दोनों पक्की ईंटों की दीवारों से घिरे हुए थे। ठीक है, पाटलिपुत्र में क्या है, पाटलिपुत्र में जो अधिकतर मकान है वो किसके बनाए जाते हैं? वो कच्ची ईंटों के बनाए जाते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो मकान थे, जो पूरी सभ्यता विकसित थी, वो लगभग पक्की ईंटों की थी। तो इस प्रकार इसमें आप अंतर बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। ठीक है, अब देखो आपको प्रादेशिक क्षेत्र बता दिए। आपने अभी ऊपर क्या देखा, आपको प्रांतों के बारे में बताया गया है, जो केंद्र शासित जो केंद्र की जो राजधानी थी उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और आपको प्रादेशिक जो क्षेत्र थे, देखो प्रादेशिक केंद्र के बारे में बताया गया, 3 हिस्सों के बारे में बता दिया गया। अब आपको जो साम्राज्य के अंत का जो क्षेत्र था उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। अब देखो जितना जितना क्षेत्र या जितना इलाका केंद्र से दूर होगा वो उतना ही स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो यही परिस्थिति तब थी। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे जो है उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें। ठीक है, तो इस तरह की चीजें वो लाकर उन्हें देते थे, उनसे आशा की जाती थी, और वे काफी हद तक क्या होते थे, स्वतंत्र होते थे। अब बात है अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, अब आपको अशोक के बारे में बताया जा रहा है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है, तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखने। अब कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से अधिक से भी ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, 1.5 लाख लोग तो बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। ये कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावंत होते हैं, वे भी युद्ध में जहाँ तो मारे जाते हैं, जहाँ अपने प्रियजनों को खो
देते हैं, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य अब अशोक को पश्चाताप क्यों हुआ था, अशोक को दुख क्यों हुआ था कलिंग युद्ध से, ये उसने कारण बताया। ठीक है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने व दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया, यानी धर्म का फैलाव करना है, सबको भगवान की तरह भगवान के गुणों से भगवान के गुणों की ओर आकर्षित करना है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, और जो है आज तक ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी थी। मैं जो है अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए यकीन कर रहा हूँ कि मेरे बाद में मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। लेकिन जो मौर्य साम्राज्य की जो शिक्षा थी और अशोक की, वो सिर्फ अशोक के शासनकाल तक सीमित थी। आगे फिर वहीं कुछ शुरू हो गया था जो पहले चलता आ रहा था। इसके बदले उन्हें जो है सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम युद्ध कैसे करें, हम अपना साम्राज्य विस्तार करें। वो साम्राज्य विस्तार करें, लेकिन धम्म यानी धर्म के द्वारा लोगों का दिल जीतते हुए करें। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं ऊपर। ठीक है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। अब अशोक का कलिंग युद्ध कैसे हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र ये आपने अभी देखा है। अशोक ने, ये उड़ीसा में है, आपको पता चलेगा, आपने ऊपर भी देखा हुआ है अभी। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ठीक है, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा होगी, यानी उन्हें बहुत ही दुख हुआ। ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। यह निर्णय किसने लिया है? अशोक ने लिया है। ठीक है, अशोक का दम क्या था, तो अब अशोक के बारे में पूछ रहे हैं कि अशोक का दम क्या था। ये इधर देख लीजिए, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, जो है बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अब हम ये आप नीचे देख सकते हैं इसका चित्र। ठीक है, अशोक का दम क्या था। अब अशोक का दम क्या था? अशोक के दंभ में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म को मानने के लिए आपको कर्मकांड नहीं करना था, ना कोई अनुष्ठान करना था, ना कोई यज्ञ करना था, ना कोई पूजा करनी थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही जो है उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। यानी अशोक कह रहा था, मैं एक पिता समान हूँ और मैंने अपनी प्रजा को, जहाँ अपने बेटे बेटियों को शिक्षा देनी है, वो भी किसकी शिक्षा देनी है? आत्मिक उन्नति की, यानी धर्म की शिक्षा देनी है। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत ही प्रेरित थे, जैसा कि आपने पीछे बुद्ध के बारे में पढ़ा है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। ठीक है, उनमें संवेदना थी बहुत सी चीज़ों के लिए। वो कहती, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। उनके साम्राज्य में क्या थे? अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। ठीक है, अब क्या था, हम अशोक के साम्राज्य में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग थे, और बहुत से धर्मों के बीच में फिर इससे टकराव भी होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। अब ये क्या बता रहे हैं? ये अशोक दंभ को अपनाने के कारण बता रहा है कि मैंने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, जहाँ फिर मैंने दंभ क्यों शुरू किया। ठीक है, उसके कारण बता रहे हैं अशोक। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने जब महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है कि वह अपने साम्राज्य के लोगों के, जितने भी उसके लोगों के बीच जो झगड़े होते हैं, जितनी भी समस्या उसके साम्राज्य में, उसका वो निदान करे जाए। अशोक का कर्तव्य है, वह समझता था ऐसा। इसलिए उन्होंने दंभ महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। तो अब आपको जो समझना है कि दंभ महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी, तो वो किसने की थी? वो अशोक ने की थी, दंभ के संदेशों को, या उपदेशों को दूर दूर तक अपने साम्राज्य में फैलाने के लिए, जो जगह जगह जाकर दंभ की शिक्षा देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। ठीक है, अपने क्या किए, उसने अपने उपदेश जो थे, वो संदेश जो थे, वो शिलाओं पर लिखवा दिए और स्तंभों पर भी खुदवा दिए।
अधिकारियों को जो है निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अब देखो, अब एक जैसे पिता अपने जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है, इसी तरह है जो अशोक था उसने भी उपाय के लिए किया भी जो मेरी प्रजा के लोग नहीं पढ़ पाते हैं, मेरे संदेश जो शिलाओं पर स्तंभों पर मैंने खुदवाए हैं उन्हें सुनाने के लिए, उन तक संदेश को पहुंचाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए मैं अधिकारियों को नियुक्त करूंगा। तो उसने अधिकारियों को भी नियुक्त किया। ठीक है, अधिकारियों को जो है निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने दंभ के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ग्रीस, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। अपने ही साम्राज्य का विस्तार न करते, अपने साम्राज्य की आत्मिक उन्नति न करते हुए उन्होंने दूर दूर के देशों में भी आत्मिक उन्नति के लिए सोचा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब तक आपको अशोक के दंभ के बारे में बताया गया है। अशोक का कलिंग युद्ध होने की वजह से उसे युद्ध से वितृष्णा होगी। फिर उसने दंभ शुरू किया। अब दंभ उसने शुरू किया। उस दंभ में क्या था? दंभ में सिर्फ उपदेशों का मानना था, कोई कर्मकांड, पूजा, अब हमें कोई यज्ञ या अनुष्ठान वगैरह नहीं करना था। ठीक है, अब उसने आगे बताया कि उसने दंभ क्यों शुरू किया। तो उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। किसी कारण से उनमें बहुत विविधता होने के कारण उनमें हमेशा टकराव होता रहता था। दासों और जो उनकी दासियां होती थी उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया जाता था। गुलामों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था, क्योंकि जो गुलाम होते थे वो दूसरे राज्यों से या दूसरे युद्ध को जीत कर वहाँ से पकड़ कर लाए जाते थे, इसलिए वो यहाँ के नहीं होते थे नागरिक, इसलिए उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। और साथ ही साथ जो पड़ोसियों के बीच में भी हमेशा झगड़े होते रहते थे। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए अशोक ने समझा कि मुझे इन समस्याओं का निदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस साम्राज्य का सबसे बड़ा क्या हूँ? राजा हूँ। ठीक है, मैं इस जहाँ का मेन हूँ, इसलिए जैसे एक पिता होता है वह अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने बच्चों को शांति प्रिय बनाता है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे साम्राज्य के हर नागरिक को अपने बेटे और बेटी के समान क्या बनाना है? शांति प्रिय बनाना है। उन्हें एक दूसरे के पर दया करनी, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप या एकांत या एक सूत्र में बांधने के लिए प्रेरित करना है। तो इसके लिए इसी कारण उसने क्या किया? दंभ शुरू किया। किसने? अशोक ने क्या किया? इसी कारण दंभ शुरू किया। और उसने क्या किया? उसने इसके लिए उसने महसूस इन समस्याओं के सभी निदान के लिए निदान को उसने अपना कर्तव्य समझा और उसने दंभ का शुरुआत की। उसने क्या किया? दंभ महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जो दंभ का जो संदेश होते थे, दंभ में सब पर दया करो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो, जो सभी जैसे आपने पीछे बुद्ध जी के उपदेश पढ़े वही उपदेश दंभ में थे। तो ये उपदेश दो दंभ महामात अधिकारी जो अशोक ने नियुक्त किए थे, जो सम्राट ने नियुक्त किए थे, वो जगह जगह पर जाकर सुनाते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश को अब देखो, अब दंभ महामात के अधिकारियों को तो उसने नियुक्त किया, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला था। तो अशोक ने क्या किया? बड़ी बड़ी शिलाओं पर, बड़े बड़े स्तंभों पर अपने जो संदेश थे उन्हें खुदवा दिए और मार्गों पर लगवा दिए, दूर दूर तक मार्ग, जहाँ तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत, बहुत बड़े भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग उसने अपने जो शिलाओं पर अभिलेख और स्तंभों पर अभिलेख खुदवा दिए। ठीक है, और उसने वहां पर भी शिलाओं पर जो अभिलेख और खुदवाए थे वहां पर भी उसने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया, जो कि उन लोगों को वो संदेश पढ़कर सुनाते थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, तो इस तरह अशोक ने एक बहुत बड़ी सोच रखी। उसने अपने अपने छोटे जो सबसे कमजोर बच्चे से लेकर बड़े ब्राह्मण तक जैसे अपने बेटे बेटियों को आत्मिक शिक्षा देने में बहुत बड़ी अपने कर्तव्य समझा। ठीक है, तो यहीं तक जो है, और अपने उसने विचार जो है इसके विचार है उसने अपने साम्राज्य में नहीं, इसने सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका तक भी दूत भेजे। किसने? अशोक ने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको यही बताया गया। आगे आपको बताया गया है कि उन्होंने सड़कें बनवाई। अब उसने क्या किया? अपने साम्राज्य के अपना जो उसका साम्राज्य था उसके लिए उन्होंने सड़कें खुदवाई, कुएं खुदवाए, और इसके साथ साथ ही उसने क्या किया? सड़कें बनवाई। ठीक है, अपने साम्राज्य में बहुत बड़ा जो इसका क्षेत्र था, अलग अलग क्षेत्रों में उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, नागरिकों के लिए कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए, जो कि व्यापारी वगैरह होते थे जो आवागमन करते थे उनके लिए क्या बनवाए? विश्राम गृह बनाए। ठीक है, अशोक ने अपने साम्राज्य में। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो ये सब कार्य उसने कब किए हैं? ये सब कार्य उसने अपने
कलिंग युद्ध के बाद अपना जो हृदय परिवर्तन होने के बाद किए। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश है। तो अब जो संदेश जो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए दिए थे, उनका एक है छोटा अंश, वो यहाँ बताए गए हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। ये कौन कह रहा है? ये अशोक के अभिलेख में ये अशोक कह रहा है अपनी प्रजा के लोगों को, ठीक है? इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो अशोक ने क्या बताया कि आप ये अनुष्ठान वगैरह ना करके ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इन नियमों का इन आचरणों का पालन करें। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए, ठीक है? अपने दम की प्रशंसा या दूसरों के दम्भ या फिर धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अशोक जी कह रहे हैं कि किसी भी धर्म की आप यदि अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हो, दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हो, तो ये दोनों बातें गलत है। और अपने धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ये अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाना है, अशोक ने यह कहा। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। हर धर्म में अच्छाई और सत्य की खोज की ही बात बताई गई है। तो ये संदेश कौन दे रहे हैं? ये अशोक दे रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश जे अशोक के बारे में कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। अशोक के संदेश और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी विविधता है। लगभग विश्व के सभी जो 8 धर्म हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं और आपस में बहुत बार झगड़े भी हो जाते हैं। तो यही बात इस आज से 2300 साल पहले अशोक ने कही थी कि सभी को एक दूसरे के धर्म का पालन करना, एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। किसी भी धर्म की आप निंदा न करें। अपने धर्म की बड़ाई करने वाले और दूसरे धर्म की निंदा करने वाले अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात आज से 2300 साल पहले अशोक ने भी कही थी और यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों को ग्रहण करने के लिए जो है इन शब्दों में कह रही हैं। अशोक ने दंभ के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। तो हैं भी अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो सब एक दूसरे के धर्म का क्या बोला है भी अशोक के संदेश में क्या था? एक दूसरे के धर्म का आदर करो। तो आज भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को एक दूसरे के धर्म के आदर करने की जरूरत है। हम दूसरे धर्म की निंदा करते हैं और इससे ही लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में तो विश्व के सभी धर्म पाए जाते हैं और भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अन्यंत्र क्या हो रहा था? अब आपको अशोक के बारे में बताया गया, ठीक है। अब इसके अन्यंत्र अन्य उपमहाद्वीपों में अन्य देशों में क्या हो रहा था? मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले ही लगभग 2400 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य लगभग 2300 साल पहले उभरा है और जो 2400 साल पहले मतलब कि 1 सदी पहले ही चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अब क्या था कि जो चीन के जो राजा थे उन्होंने क्या किया अपने जो उत्तरी हिस्से पर अपने देश का उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से पर क्या किया उन्होंने उपमहाद्वीप नहीं बोलेंगे वो लैंड है लगभग। लेकिन फिर भी वो क्या है कि दो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दो तरफ से, ठीक है। तो इसे हम पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो अपने जितना बड़ा उसका साम्राज्य था या जहाँ पर जितना बड़ा देश था चाइना, उसने क्या किया कि अपने उत्तरी उत्तरी हिस्से पर उसने बहुत बड़ी दीवार बनाई। वो क्यों बनाई? क्योंकि जो उत्तरी हिस्से के जो पशुपालक जो थे वो उनसे रक्षा करने के लिए बनाई थी ताकि वो अपने देश की उनसे रक्षा कर सकें, ठीक है। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा था क्योंकि दीवार इतनी बड़ी थी, पूरे चाइना को ऊपर से घेर रही थी और पशुपालकों से रक्षा के लिए, तो फिर टाइम भी तो लगेगा। तो लगभग 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही।
ठीक है? और यह दीवार अब एक दूसरे के साम्राज्य पर आक्रमण करते थे, तो इससे जो साम्राज्य का क्षेत्र था वो अदल-बदल होता ही रहता था। तो इसलिए इस दीवार में के निर्माण में इतना टाइम लगा, ठीक है? क्योंकि साम्राज्य की सीमाएँ बदलती रहती थी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है? तथा पत्थर और ईंट से बनी है। यह पत्थर और ईंट से बनी है, 6400 किलोमीटर क्या है? लंबी है, ठीक है? तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, सड़क जितनी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? अब जो अशोक चीनी सम्राट तो अपने अपने देश की रक्षा करनी, उन्होंने अपने साम्राज्य क्षेत्र की रक्षा करनी, उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। लेकिन हमारे अशोक थे, उन्होंने सबके प्रति दया भाव का जो सहिष्णुता जो संवेदना का भाव अपनाया और उसने ग्रीस, मिस्र, यूनान, सीरिया, श्रीलंका आदि जैसे देशों तक भी उसने क्या किया अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए या फिर आत्मिक उन्नति के संदेशों को पहुंचाने के लिए क्या किया उसने अपने अधिकारियों को दूतों को भेजा। लेकिन चीन के सम्राट जो थे अपने देश के विकास में और अपने देश की रक्षा में लगे हुए थे। लेकिन जो अशोक था वो सभी के आत्मिक उन्नति, विकास और शांति प्रिय बनने में लगा हुआ था। जी आप अंतर बता सकते हैं। आगे हम इनकी प्रमुख तिथियों के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों के लोग रहते थे। अब कौन कौन से काम धंधों के लोग रहते थे इनकी सूची बनाओ। जिसमें पशुपालक थे, शिल्पकार थे, कृषक थे, व्यापारी थे, ठीक है, और मछली पकड़ने वाले थे, खाद्य संग्राहक थे और जो कंदमूल इकट्ठा करने वाले थे, ठीक है, और भी बहुत थे। रिक्त स्थानों को भरो। जहां सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी कर वसूलते थे, ठीक। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल या फिर गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे और प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों को क्या दिया करते थे? नजराना दिया करते थे, ठीक है। अब सही और गलत चुनना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था, तो यह गलत है। क्या है? आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। हाँ, थे भी। चंद्रगुप्त के अर्थशास्त्र में लिखेंगे नहीं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था नहीं, जो उड़ीसा का था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। हाँ। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक करना चाहता था। अशोक किन किन समस्याओं का समाधान करना चाहता था अपने धर्म के द्वारा? वह उनके जो साम्राज्य था उसमें बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और वे अलग अलग अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा वगैरह करते थे और बहुत सारे धर्म होने के कारण उनके बीच में धर्मों में भिन्न भिन्न तरह का टकराव होता रहता था और उनके साम्राज्य के लोग दासों और गुलामों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे और साथ में ही वह उनके जो पड़ोसी थे उनमें झगड़े होते रहते थे। तो इन सभी समस्याओं का निदान करना अशोक ने अपना कर्तव्य समझा। एक पिता की तरह अपने बच्चों की सभी समस्याओं का निदान करना अशोक ने कर्तव्य समझा और इसी के लिए उसने धम्म का रास्ता अपनाया और धम्म के द्वारा उसने इन सभी समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया और सभी अपने प्रजा के लोगों को साथ में बाहरी लोगों को भी, विदेशियों को भी शांति प्रिय बनाने की कोशिश की और इसके लिए उसने बुद्ध के संदेशों का बहुत ही गहनता से लिया। अब अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि दंभ के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया। तो पहला तो उसने क्या किया, अब दंभ महामात नामक अधिकारी को नियुक्त किया जो कि पूरे मौर्य साम्राज्य में दूर दूर जगह जगह जाकर बौद्ध अशोक के संदेशों का प्रचार करते थे। दूसरा उसने क्या किया, दूसरा उसने शिलाओं और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवा दिए, ठीक है। तीसरा उसने क्या किया, जो अपनी प्रजा के लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे और शिलाओं पर स्तंभों पर लिखे खुदवाए हुए अभिलेखों को नहीं, अभिलेख में जो उसने संदेश जो अशोक ने अपने लिखवाए हुए थे महात्मा बुद्ध जी के जैसे, वो नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए उसने अशोक ने क्या किया, अधिकारियों को नियुक्त किया जो कि नए पढ़ने वाले लोगों को, जो पढ़ना नहीं जानते थे, उनको वह अभिलेख में जो संदेश लिखे हुए हैं उन्हें पढ़कर सुनाए। तो यह 3 कार्य किए और साथ में उसने क्या किया, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अधिकारियों को नियुक्त करके दूतों को सीरिया, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका आदि दूर दूर देशों में भेजा और सभी लोगों को इन संदेशों का पालन करते हुए आत्मिक बनने के लिए अग्रसर होने के लिए संदेश दिया, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताएँ। तो जो दास और नौकर होते थे वह दूसरे युद्ध में जीत कर लाए गए गुलाम होते थे, इसलिए वह वहाँ के मूल नागरिक नहीं होते थे और वहाँ से सगे-संबंधी भी नहीं होते थे, इसलिए उनके साथ क्रूर और बुरा व्यवहार किया जाता था। लेकिन अशोक के जो दयालुता और एक-दूसरे के साथ सम्मान का व्यवहार और एक-दूसरे से प्रेम के साथ रहने के जो संदेश थे, उनके द्वारा अवश्य ही इस दासों की स्थिति में सुधार आया होगा। ठीक है? तो जी आप इसमें अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यह क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती, तो तुम कौन-कौन सी 4 आज्ञा देते? तो हम इसमें दे सकते हैं कि हम उसमें लिखवाते पहली आज्ञा कि एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करो और अनुष्ठान, पूजा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सभी दयालुता का भाव रखो, ठीक है? दूसरा हम लिखवाते कि दासों और गुलामों के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तीसरा हम लिखवाते कि जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छा अपने अपने जैसा व्यवहार करें, अपनापन रखें और चौथा हम लिखवाते कि जो जानवर हैं, उनके प्रति भी दया और संवेदना का भाव रखें। तो इस तरह हम इसमें तर्क दे सकते हैं। आगे है, जो आपको मानचित्र दिया हुआ है, जो आपको मार्ग बताए गए हैं प्राचीन समय के, जिससे कि नहीं है ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था। तो जो रेड रेड है ये यहाँ नहीं है, अगले मानचित्र में है। ये काला सागर है, इसमें देखो ये डान जो नदी है ये काला सागर में गिरती है। जो अभी प्रीली में क्वेश्चन आया था जो 2020 में, तो उसमें नदियाँ दी हुई थी, उसमें वोल्गा भी थी, डान आदि भी थी नदियाँ, और उसमें बोला गया था कि ये नदियाँ कौन कौन से सागर में गिरती हैं। तो जो डोन नदी है वो काला सागर में गिरती है और वोल्गा जो नदी है ये देखिए आपको दिखाई हुई है, ये वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। जो डोन नदी है ये काला सागर में गिरती है। और ये आपको रोम साम्राज्य के बारे में बताया गया है। ये दशमिक है, ये गाजा है, जो अभी भी इजराइल और फिलीपींस के बीच में लड़ाई चल रही है जिनके लिए, और जो सिकंदरिया है, ठीक है। इधर फारस, नीचे लाल सागर है। ये मार्ग दिखाए गए हैं तब के। आगे चलते हैं, ये रहा। ये जो रेड है ये चीनियों के नियंत्रण में थे। ये अलग अलग मार्ग दिखाए गए हैं आपको। आगे चलते हैं, आप ये पॉज करके देख लेना आगे की बात। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है? तो इसमें ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से सुने। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 2200 वर्ष पहले का मतलब है कि 200 ईसा पूर्व क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। इसके स्थान पर कौन आए? साथ ही अन्य जगहों पर भी, ठीक है, नए इनके स्थान पर यानी उत्तरी भारत और साथ ही अन्य जगहों पर यानी दक्षिण पूर्वी आदि भारत कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद जमन राजाओं का शासन रहा। तो लगभग आप मान लो कि 200 ईसा पूर्व तो मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था। अब उसके बाद 100 साल यानी एक सदी तक हिंद जमन शासकों का शासन रहा उसी उसी स्थान पर जहाँ पर मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। तो लगभग एक एक 100 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शंख नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। यानी प्रथम शताब्दी तक, ठीक है। क्या अभी जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत था, उत्तर भारत था और पश्चिमी भारत पर किनका शासन रहा? हिंद जमन के बाद, ठीक है, एक सदी हिंद जमन शासकों ने शासन किया, ठीक है। और उसकी जो अगली सदी है यानी 100 साल शंख नामक शासकों ने उसी क्षेत्रों पर आकर शासन स्थापित किया। इसमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, यानी 500 ईसा पश्चात तक टिके रहे, जब तक कि शंख शासकों को गुप्त शासकों ने पराजय नहीं मिल गई, ठीक है। शंकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद इसके लगभग 2000 वर्ष पहले। अब देखो 2200 साल पहले तो क्या मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब प्रथम सदी आने में कितनी बची सदियां? 2 बची सदियां। तो एक सदी में हिंद यमन शासकों ने मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शासन किया और एक सदी में हमारे जो शंख हैं इन्होंने मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शासन किया। तो जो 2 सदियां पूरी होगी, अब प्रथम शताब्दी या प्रथम सदी आएगी कुषाणों। अब इस शंकों के बाद कुषाणों का लगभग 2000, ठीक है, प्रथम सदी में का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 10 में तुम कुषाणों के बारे में हम आगे जानेंगे और अधिक,
ठीक है। अब उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक, अब जो मौर्य का एक सेनानायक था पुष्यमित्र शुंग, उसने क्या किया, उत्तर तथा मध्य भारत में एक राज्य की स्थापना की। ठीक है। शुंगों के बाद कण्व तथा अब ये शुंग था। अब इसके बाद उत्तर तथा मध्य भारत में कौन है, शुंगों के बाद कौन आया, कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। अब गुप्त साम्राज्य के समय क्या था कि पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप था यह गुप्त साम्राज्य के ही अंडर में आ गया था। ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक 500 ईसा पश्चात या फिर 400 ईसा पश्चात आप बोल लीजिए, जब तक गुप्त शासक नहीं आए थे तब तक अलग अलग क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य के बाद अलग अलग राजवंशों का शासन चलता रहा। जैसे कि उत्तर तथा मध्य भारत में पहले शुंग, पुष्यमित्र शुंग का शासन चलता रहा, और जो शुंगों का शासन तब तक चलता रहा जब तक कि 1700 वर्ष पहले यानी 300 ईसा पश्चात, तब तक जब तक गुप्त शासकों का साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई थी। ठीक है। आगे हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शंकों का शासन था। ठीक है। आपने अभी ऊपर पढ़ा, जहां पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। अब देखो जो पश्चिमी भारत था यहाँ पर कुछ हिस्सों पर शंकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत, ठीक है, पश्चिमी भारत के तथा मध्य भारत में कौन था, सातवाहन थे। पश्चिमी भारत में शंक थे और मध्य भारत में लगभग 300 या 400 ईसा पश्चात तक के क्या थे, सातवाहन थे। इनके बीच में हमेशा क्या होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। ठीक है। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन जो राज्य था, अब देखो 2100 साल पहले स्थापित हुआ है, यानी एक सदी ईसा पूर्व, यानी 100 साल ईसा पहले या ईसा पूर्व स्थापित हुआ था कौन, सातवाहन साम्राज्य। कहाँ स्थापित हुआ था, मध्य भारत में हुआ था। और यह कितने सालों तक चलता रहा, यह लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक, अब मध्य और पश्चिमी भारत जो था वहां पर लगभग 1700 यानी 300 ईसा पश्चात तक कौन सा वंश आ गया था, तो वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों का शासन है। अब देखो जी, तो अब तक तो आपको पश्चिम तथा मध्य भारत तक की स्थिति बताएगी, लेकिन दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, तो 2200 से 1800 साल पूर्व यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पश्चात तक क्या था, दक्षिण भारत में चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले यानी 500 ईसा पश्चात पल्लवों और चालुक्यों ने दो बड़े राज्यों की स्थापना की। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। ठीक है। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समान स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योग था। इसमें कृषि का प्रसार हो रहा था, नए नए शहरों का विकास हो रहा था, उद्योगों तथा व्यापार में प्रगति हो रही थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की थी, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अपने मानचित्र छाया में अभी देखा है ना ऊपर, ठीक है, कि समुद्री रास्तों की भी रास्ते भी खुले। ठीक है। अब क्या हुआ था, अभी 500 ईसा पूर्व से ना विश्व के अन्य अन्य उपमहाद्वीपों में रास्तों की खोज होने लगी थी, व्यापारिक रास्तों की, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया है, वो आप पॉज करके दोबारा देख लेना। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। अब देखो ये स्तूप कला, ये वास्तुकला, ठीक है, और ये कलाएं शुरू हो गई, अब मनोरंजन के कार्य शुरू हो गए, धार्मिक कार्य शुरू हो गए। ठीक है। अब किताबें भी लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें होने लगी थी। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के काफी हिस्सों को पढ़ने पर तुम इन बातों को ध्यान में रखना। ठीक है। ठीक है, तो आप भी ध्यान में रखना, जैसे कि पुस्तक ने कहा कि आप भी इसको ध्यान में रखना। ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है कि आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। मैंने काफ़ी गहराई से इस चैप्टर को पढ़ते हुए और फिर आराम से समझने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसी क्रम में आज हम इनके नोट्स करने जाते हैं। अभी हम इसके नोट्स कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 8 पहला मॉडल लिखेंगे आप। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पहले चालुक्य या फिर चाणक्य, कौटिल्य के सहयोग से की थी। ठीक है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार और इसके बाद इसके पुत्र अशोक हुए। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन व तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम व मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग का तथा उत्तरी जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अब जो नीचे आपको दिखाए गए हैं
जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे वो ही यहाँ पर बनाए गए हैं। ये 3 नगर तक्षशिला दिखाए गए हैं, पाटलिपुत्र दिखाया गया है और उज्जैन दिखाया गया है। और बाकी जो रेड जो डॉट हैं वहाँ सब पर क्या दिखाया गया है, वहाँ पर दिखाए गए हैं हमारे अशोक के अभिलेख। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, अशोक के अभिलेख थे। आगे है मौर्य का साम्राज्य। अब आपको मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रशासन, अब आपको मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। पाटलिपुत्र व उसके आसपास के क्षेत्र पर अशोक का सीधा नियंत्रण था। इस इलाके के गांवों व शहरों से किसान कर इकट्ठा करने के लिए राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तक्षशिला व उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, आपने अब तक पढ़ा कि तक्षशिला या फिर उज्जैन में जैसी जो प्रांतीय राजधानियों में अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। प्रादेशिक जो केंद्रों, अब क्या था कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र पर राजा सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे तथा वहां से मिले संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु व मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ही विस्तार से पीछे समझाया है। आप अब सिर्फ आपको ये उतारने हैं और आपको अच्छे से ये सब कुछ समझा जाएगा। अब आगे है नजराना, जहाँ पर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। अब जो कर थे वो जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं जो नजराना था अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो जो हमारा नजराना होता था, इसे वसूलने के लिए किसी पर भी दबाव नहीं डाला जाता था, जैसे स्वेच्छा से ही इकट्ठे किए जाते थे। मेघसतनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में थे और पश्चिम एशिया के जो हमारे यूनानी राजा सेल्यूकस थे उसके क्या थे, राजदूत थे मेघसतनी। अब आपको अशोक के बारे में बताया गया है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मणी लिपि में है। अब अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन हो गया था। धर्म नहीं, मतलब कि इसका जो हृदय परिवर्तित हो गया था उसके बारे में बताया गया है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को वितृष्णा हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। आगे है अशोक का धम्म। ठीक है, अब अशोक का जो हृदय परिवर्तित हो गया था और अब उसने धर्म को प्रसारित करना और धर्म से अपने आप को शांति देना और अपने बच्चों को शांति देने का कार्य शुरू किया। अशोक का दंभ सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, जिसमें किसी देवता की पूजा नहीं थी, धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यह व्यवहारिक ज्ञान था जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो जैसे मैंने आपको पीडीएफ में पढ़ाया है वही डिट्टो यहाँ लिखा हुआ है। अशोक ने अपने संदेश की शिलाओं में स्तंभों पर खुदवा दिए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस या श्रीलंका में भी दूत भेजे। ठीक है, उन्होंने सड़कें खुदवाई, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, अशोक ने। ठीक है, अब आपको नियंत्रण में बताया जा रहा है कि इसके आसपास क्या हो रहा था। तो चीन की दीवार बनवाई की थी लगभग 2400 वर्ष पहले, यानी 400 ईसा पूर्व। चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालकों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो 2000 वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि यह दीवार ही बहुत लंबी थी और यह कार्य भी तो बहुत लंबे समय तक चलना था। तो यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है, जो पत्थर तथा ईंटों से बनी है तथा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अब आगे की बात आपको बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमारे लगभग 400 ईसा पश्चात तक हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से वंशों ने शासन किया। तो लगभग 2200 वर्ष पहले
यानी 200 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 यानी 100 सालों तक हिंद जवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शंक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन रहा और ये भी 100 वर्ष तक ही रहा। ठीक है, और शंकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, जो कि लगभग 2000 वर्ष पहले स्थापित हुआ था। ठीक है, मध्य की पहली सदी। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। शुंगों के बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद जो कण्व तथा जो हमारे ये वंश, कुछ अन्य वंशों का शासन तब तक चलता रहा इन क्षेत्रों में, कुछ उत्तर तथा मध्य भारत के इलाकों में, जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले यानी 300 ईसा पश्चात गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में क्या था कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप गुप्त शासकों के ही अंडर में आ गया था। पश्चिम भारत के शंक शासकों तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के बीच कई युद्ध होते रहते थे। ठीक है, जब तक कि शासकों की ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, तब तक इनके बीच में युद्ध होते रहते थे। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। अब जो सातवाहन जो साम्राज्य था वो लगभग 2100 साल पहले यानी 100 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था और यह लगभग 400 सालों तक यानी 300 ईसा पश्चात तक चलता रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भी में क्या था कि वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। मध्य तथा हमारा पश्चिमी हिस्से के कुछ क्षेत्रों में वाकाटक राज्य का भी स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पश्चात के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों के शासन किया। लगभग 1500 साल पहले यानी 500 ईसा पश्चात पल्लवों और चालुक्यों दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपको आशा है जो है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। यह चैप्टर मैंने बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश किया। आपको पहले पूरे पीडीएफ रीड करके सुनाए गए, उसके बाद उसको लघु रूप में साथ साथ समझाने की कोशिश किया, फिर आपको एमसीक्यू भी करवाए हैं और अंत में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो अब आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की पूरे विषय वस्तु समझ में आ जाए। इसके साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। लगे रहिए, मेहनत में लगे रहिए। ठान लीजिए कि हमने दिन में 3-4 चैप्टर खत्म करने हैं, तो बस करने ही हैं। लगभग 1.5-2 साल में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप हिंदी माध्यम से भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।